बेटा आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ के रूल हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे और जिनमें से किरचॉफ का फर्स्ट रूल हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं किरचॉफ का सेकंड रूल। तो किरचॉफ्स रूल हैं, उनमें से आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड रूल, द्वितीय नियम। आपको मैं बताऊं, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये वोल्टेज के बारे में बताएगा, हमको वोल्टेज के बारे में बात करता है, इसलिए इसका एक और नाम रखा गया, वोल्टेज रूल भी इसका नाम रखा गया है। जैसे आपको याद होगा कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था वो करंट के बारे में बात करता था, इसलिए हमने उसका नाम करंट रूल रखा हुआ था। ये वोल्टेज के बारे में बात करता है तो इसका नाम वोल्टेज रूल। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये कहां पर अप्लाई होगा, तो आंसर है कि ये लूप पे अप्लाई होगा। जिस तरह से किरचॉफ का जो पहला नियम था वो जंक्शन पर अप्लाई होता था, इसलिए हमने उसका एक नाम जंक्शन रूल भी रखा हुआ था। सिमिलरली किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो लूप पर अप्लाई करता है और पिछली क्लास में हम लूप को डिस्कस कर चुके कि लूप क्या होता है, तो इसीलिए इसको हम लूप रूल कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी लूप पे ही एप्लीकेबल होगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोल सकते हैं, वोल्टेज रूल भी बोल सकते हैं और हम इसे लूप रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने यहां पर एक सिंपल सा एक छोटा कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके फिगर में यहां पर बोर्ड में बना हुआ है एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट, जिसमें मैं बात करूं क्या क्या लगा हुआ है। एक ये बैटरी लगी हुई है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो E1 है, EMF। अभी बैटरी के EMF को हम लोग आगे करेंगे, अभी सेल पढ़ने को मिलेगी हमको तो वहां पर पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। ये उसी के जस्ट बगल में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज द जिगजैग पाथ ऑफ करंट और इसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे इस सेल का। एक दूसरी सेल यहां पर लगी हुई है जिसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका पोटेंशियल डिफरेंस E2 है और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो R2 है। और इसी सर्किट में यहां पर बीच में एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये, जिसकी वैल्यू हमने कैपिटल R मानी हुई है। तो ये एक छोटा सा हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितनी जंक्शन है, थोड़ा सा याद बताइए कि कितनी जंक्शन है। जंक्शन, ब्रांच, लूप, ये सारे आर्टिकल्स हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो यहां जंक्शन बताइए। आप देखेंगे इस पूरे सर्किट में एक ये ऐसा पॉइंट है जहां पर तीन लाइंस आपस में आकर के मिलती हैं, तो ये जंक्शन है, इसे मैं ए मान लेता हूं। और एक यहां पर भी बेटा आप देखें, यहां पर भी तीन लाइंस आकर के एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये भी एक जंक्शन है। और कहीं पर भी आपको कोई जंक्शन नहीं मिलेगी, आप ढूंढ करके भी देखेंगे ये जंक्शन नहीं है क्योंकि यहां केवल दो लाइंस मिल रही हैं, ये सब टर्न है। तो इस सर्किट में हमारे पास कितनी जंक्शन है? इस सर्किट में हमारे पास दो जंक्शन हैं। तो आप ध्यान रखें, इस सर्किट में हमारे पास दो जंक्शंस हैं। कौन सी? ए एंड बी, ये दो जंक्शन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि इसमें ब्रांच कितनी है, ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ब्रांच की डेफिनेशन याद करें आप कि एक जंक्शन से चलना स्टार्ट करें करंट के पाथ में जब तक अगली जंक्शन नहीं आ जाती है। हमने इस एक जंक्शन से स्टार्ट किया चलना जब तक अगली जंक्शन नहीं आ जाती है। तो एक जंक्शन ये, तो अगली जंक्शन ये है, इसके अलावा और कोई दूसरी जंक्शन ही नहीं है। तो एक जंक्शन से अगली जंक्शन तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं बेटा। एक इधर का ये रास्ता है, एक सीधा ये रास्ता है, एक नीचे से होकर ये भी एक रास्ता है हमारे पास। तो आपने देखा कि एक जंक्शन से स्टार्ट करके अगली जंक्शन तक पहुंचने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। मींस हमारे पास इस छोटे से कॉम्प्लेक्स सर्किट में तीन ब्रांचेस हैं। तो इसमें ब्रांचेस कितनी हैं?
ये सेल का EMF E1, ब्रांचेस है यहां पर 3, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी 3 ब्रांचेस हैं? AE1R1B, एक ARB, मैं इसको यहां लिख देता हूं। 3 ब्रांचेस हैं AE1R1B, AE1R1B। दूसरी ब्रांच है A कैपिटल RB, सीधे भी आप जा सकते हैं, A कैपिटल RB। तीसरी ब्रांच है AE2R2B, ये तीसरा रास्ता है, AE2R2B, ये तीसरा रास्ता है, तीसरी ब्रांच है। अच्छा, अब एक और काम कर देते हैं, लूप को भी थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन से लूप हैं यहां पर। लूप्स, कितने लूप्स बनेंगे मैं आपको बताऊं। यहां पर मैक्सिमम जब आप लूप्स बनाने जाएंगे तो केवल 3 लूप्स आपको मिलेंगे, 3 लूप्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से वो 3 लूप्स मिलेंगे, तो हम बात करते हैं लूप्स के कैसे पहचानते हैं लूप को। तो आंसर है कि आप जिस पॉइंट से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में स्टार्ट किसी भी पॉइंट से करिए, लेकिन जिस पॉइंट से स्टार्ट करिए वापस उसी पॉइंट पर फिर आपको आना है, ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं जंक्शन से स्टार्ट कर लेता हूं, यहां से A से। तो एक लूप आपका बनेगा A E1R1B RA, एक लूप तो ये बनेगा A E1R1B RA। हमने जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गए, तो ये एक लूप हो गया। दूसरे लूप की बात करते हैं यहीं पर, तो दूसरा लूप है इस यहीं से स्टार्ट फिर से करते हैं A E2R2B RA, AE2R2B RA, AE2R2B RA, ये एक दूसरा लूप है। हमने यहां से स्टार्ट किया और ऐसा चक्कर लगाते हुए हम यहीं पर आ गए। एक तीसरा लूप भी है बेटा यहां पर, आप उसे भी ध्यान से देखें। तीसरा लूप है A E1R1B E1R1B R2 E2 और फिर से A। तो ये 3 लूप है। ये वाला कौन सा लूप है, लास्ट वाला A E1R1B R2 E2A, ये पूरा बड़ा वाला लूप। तो ये जो हमारे पास सर्किट हम देख रहे हैं, इस सर्किट में मैंने सारी चीजें आपको लिख के दिखाई। इस सर्किट में जंक्शंस कितने हैं, 2, कौन कौन से, A एंड B। इस सर्किट में ब्रांचेस कितनी है, टोटल 3, कौन कौन से, एक ये A E1R1B, एक ARB, एक AE2R2 और B। 3 लूप्स हैं यहां पर, वो भी हमने आपको करके दिखाए। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है, आप देख रहे हैं जंक्शन 2 हैं और ब्रांचेस कितनी है, 3। यहां पर आप हमेशा एक चीज याद रखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो ब्रांचेस होती हैं वो जंक्शंस के नंबर से हमेशा एक ज्यादा होंगी। अगर जंक्शंस 2 हैं तो ब्रांचेस कितनी आएंगी, 3। आप देखिए जंक्शन 2 हैं तो ब्रांचेस 3। अगर जंक्शन इस सर्किट में 3 होते तो ब्रांचेस कितने आ जाते, फिर तो ब्रांचेस 4 आ जाते। अगर इस पूरे सर्किट में जंक्शन 4 होते तो ब्रांचेस 5 आ जाती। मींस एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो ब्रांचेस का नंबर होता है दैट विल बी इक्वल टू द 1 मोर देन द नंबर ऑफ जंक्शंस। जंक्शन से एक ज्यादा ब्रांच हुआ करेगी। अच्छा, ये तो अभी हमने जंक्शन, ब्रांच और लूप की बात कर ली है। अब हम एक चीज और आपको बताते हैं कि यहां पर जो 3 ब्रांचेस आपने अभी अभी कंसीडर की हैं, जो देखी है तीनों ब्रांचेस में कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अगर मैं इस वाली ब्रांच की बात करूं A E1R1 और B की, तो इसमें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है।
किसी भी ब्रांच में ये जो भी सेल, प्रतिरोध या इस टाइप की जो भी चीज लगा होगा, ये सब एलिमेंट्स कहे जाते हैं उस सर्किट के या उस ब्रांच के। आपको ये याद रखना है। एलिमेंट्स कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो ब्रांच हमारी ये वाली है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। इवन सेल एक एलिमेंट है, एक आंतरिक प्रतिरोध भी एलिमेंट है। इस वाली ब्रांच में केवल एक एलिमेंट लगा हुआ है, केवल एक अवयव लगा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। इस वाली जो ब्रांच है ये, इस वाली ब्रांच में भी दो एलिमेंट्स हैं, दो अवयव लगे हुए हैं। एक तो सेल लगी हुई है और एक ये उसी के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। आप एक चीज हमेशा याद रखें कि किसी ब्रांच में हम विद्युत परिपथ के अवयव किसे कहेंगे। तो किसी भी ब्रांच में विद्युत परिपथ के अवयव वो होते हैं जिनके सिरों के बीच विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर किन्हीं परिपथ में कोई भी ब्रांच है, उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं है, तो फिर वो उस सर्किट का एलिमेंट नहीं है। याद रख लीजिए, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी चीज यहां पर लिख के आपको क्लियर कर देता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ सर्किट, सर्किट के एलिमेंट किसको कहते हैं। परिपथ में जिस जो भी आप चीज लगाएंगे, सेल, प्रतिरोध या जो भी लगाएंगे, जिस डिवाइस आप कर लें, परिपथ में जिस डिवाइस के दोनों सिरों के बीच जिस डिवाइस के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, होता है, उसे उस परिपथ का अवयव कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सी चीज है और इसे आप जरूर याद रखिएगा कि किसी भी परिपथ के अवयव कौन होते हैं। तो परिपथ में जो भी डिवाइसेस लगी हुई है, अगर उनके सिरों के बीच विभवांतर है तो फिर वो परिपथ का अवयव कहा जाएगा, परिपथ का एलिमेंट कहा जाएगा। जैसे इसके सिरों के बीच विभवांतर E1 है तो ये एलिमेंट है, इसके सिरों के बीच भी विभवांतर है तो ये भी एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं परिपथ में एक ये पॉइंट और परिपथ में एक ये पॉइंट है, इसके और इसके बीच कितना विभवांतर है, तो बेटा ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई विभवांतर नहीं होता, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि ये कंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर होगा, इसलिए यहां से यहां के बीच में कोई विभवांतर नहीं होगा क्योंकि केवल कंडक्टर लगा हुआ है। अगर विभवांतर नहीं है तो हमारे सर्किट में यहां से यहां तक कोई एलिमेंट नहीं है। तो बहुत अच्छे से याद रखें कि सर्किट में जो चीजें लगी हुई हैं, अगर उनके सिरों के बीच विभवांतर है तो ही वो हमारे सर्किट के एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज वो हमारे सर्किट के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो परिपथ में इन दो बिंदुओं के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच, इनके 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 कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है, मैंने बताया, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर एंड वी एज्यूम दैट दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर, इसलिए इसके सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने उस रूल पे कि किरचॉफ का सेकंड रूल, जिसे हम वोल्टेज रूल और लूप रूल भी कहते हैं, क्या होता है।
बेटा बहुत सिंपल सा रूल है किरचॉफ का दूसरा। जिस तरह से किरचॉफ का पहला नियम था कि किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बिल्कुल सिंपल सा रूल यहां पर सेकंड वाला, फर्स्ट लॉ में धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था, सेकंड लॉ में वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत आसान है। फिर से मैं बता दूं आपको कि प्रथम नियम में धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और जो सेकंड रूल है यहां पर वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन क्या केवल इतना ही लिख दें? आंसर इतना नहीं, उसको और अच्छे से हमको लैंग्वेज में बना करके लिखना है। तो क्या रूल होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लूप में लगेगा तो हम उसको कैसे शब्दों में उसको बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप में, सबसे पहले आपको कैसे बताना है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी लूप में लगेगा रूल ये। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप में उपस्थित विभिन्न अवयवों, ये एलिमेंट्स उपस्थित है ना इसमें, तो उपस्थित अवयवों के दोनों सिरों के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज लिखता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप के विभिन्न अवयवों के दोनों सिरों के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप के विभिन्न अवयवों के दोनों सिरों के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मींस कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, उसका कोई भी एक लूप ले लीजिए, आप कोई भी एक लूप ले लीजिए, उसमें जितने भी उस लूप में एलिमेंट्स होंगे सबके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर आप पता लगा लीजिए और सबको जोड़ेंगे तो वो वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। मैथमेटिकल इसका जो हमने फॉर्मूला बनाया दैट विल बी सिग्मा V इज इक्वल टू 0। विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बात ये आती है कि विभवांतर तो सदिश राशि है नहीं, विभवांतर तो एक अदिश राशि है। अब अगर विभवांतर एक अदिश राशि है तो इसका योग शून्य कैसे हो सकता है? साफ है मतलब यहां पर कि जो भी विभवांतर हम यहां पर लेंगे, जो भी अवयवों के बीच विभवांतर लेंगे, उनमें से कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस पॉजिटिव होने चाहिए और कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो सबका जोड़ 0 हो सकता है। अदरवाइज अगर सब सेम साइन के होंगे तो कभी भी उनका सम आप 0 नहीं कर सकते हैं। तो अगर सम सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 होना है तो यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है कि वहां पर उपस्थित अवयवों में से कुछ के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और कुछ के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, इसको थोड़ा सा सब लोग समझते हैं और सभी ध्यान से समझेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है।
उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको बता रहा हूं तरीका, आप सभी बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे। ये इसे मैं यहां से हटा देता हूं। सेकेंड रूल, या इसी को हमने बोला हुआ है वोल्टेज रूल, या इसी को हमने कहा लूप रूल। ओके, अच्छा, अब साइन को समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाएगा। एक चीज मैं बताऊं, हमारे पास जो भी सर्किट है उसमें सिर्फ दो तरीके के एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो मुझे सेल दिखाई दे रही है या मुझे रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मैं एक एक की बात करता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R है मान लेते हैं, और यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B, और जो करंट है वो इधर से इधर की ओर फ्लो हो रही है। हमने करंट मान लिया I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे VA माइनस VB की वैल्यू बताइए कितनी होगी। VA माइनस VB का मतलब है बिंदु A के विभव और बिंदु B के विभव में अंतर, अर्थात प्रतिरोध R के दोनों सिरों के बीच विभवांतर। इसका मान दो चीजों के बारे में मैं बात करूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, और उसका साइन कैसा होगा, उसका चिन्ह कैसा होगा। ध्यान से देखिएगा, VA माइनस VB। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मुझे चाहिए। इसमें इसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो तो R है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट I है। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर मैं इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर पता लगाना चाहता हूं तो मैं एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, I इंटू R। दोनों सिरों के बीच का विभवांतर आ गया। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं निशान इसका कैसा होगा, साइन कैसा होगा। VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, थोड़ा ध्यान से देखिए। वो इस पर डिपेंड करता है, अगर A का पोटेंशियल हाई है और B का लो है तो हाई में से लो माइनस करोगे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर A का लो है, B का हाई है, तो लो में से हाई माइनस करोगे माइनस आ जाएगा। अब आप चित्र देख करके बताइए कि A और B में से किसका पोटेंशियल हाई होगा और किसका पोटेंशियल लो होगा। ये बहुत इजी है, आप थोड़ा सा सोचेंगे आपको आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, एक चीज ध्यान से देखिए कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो किधर से किधर की तरफ फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। अब करंट का फ्लो तो बेटा इस डायरेक्शन में है, A से B की ओर, और हमने रूल क्या पढ़ा है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। इट मींस A का पोटेंशियल हाई होगा और B का पोटेंशियल लो होगा। क्यों? क्योंकि करंट A से B की ओर फ्लो हो रही है। तो A का पोटेंशियल हाई होगा, B का पोटेंशियल लो होगा, इसलिए जब हाई पोटेंशियल में लो पोटेंशियल माइनस करोगे तो वो वैल्यू कैसी आ जाएगी, वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने A से B की ओर कैलकुलेशन अभी किया हुआ है, इसी को मैं थोड़ा सा और पलट देता हूं। रेसिस्टेंस अभी भी वही है, पॉइंट्स भी वही है, इस पॉइंट का नाम A और यहां पर पॉइंट है B। इस बार मैंने करंट की डायरेक्शन केवल चेंज कर दी। करंट अब B से मैं A की ओर फ्लो करूंगा, और ऐसी सिचुएशन पे मुझे बताएंगे आप कि A का पोटेंशियल और B के पोटेंशियल में डिफरेंस
कितना होगा और उसका साइन कैसा होगा। ठीक है, दो बातों के बारे में बात करेंगे हम। इस बार भी ए से बी की ओर ही कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, एक चीज बेटा यहां पर ध्यान दें, हमने कैलकुलेशन की जो डायरेक्शन बनाई है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन ए से बी की ओर ही बनाई है। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, यहां पर भी मैं डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इधर से इधर की तरफ ही मैं ले रहा हूं। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी अजीब चीज है कि क्या कैलकुलेशन में भी डायरेक्शन होता है। बेटा बहुत आसान है, ये बिल्कुल सच है कि कैलकुलेशन में भी डायरेक्शन होता है। कैसे कैलकुलेशन में डायरेक्शन होता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। बाय चांस अगर आपको ये बोला जाए कि ये जिस रूम में आप बैठे हैं, इस रूम का पूरा लंबाई चौड़ाई मिलाकर नाप के मुझे बताइए कितनी होगी, या इस कमरे का पूरा एक चक्कर लगा के मुझे दिखाइए, और आपको ये करना है, ये आपको टास्क मिला, आप क्या करेंगे सोचिए। आप इस कमरे का जब चक्कर लगाएंगे तो या तो आप यहां से स्टार्ट करके पहले इधर जा करके तब ऐसा घूम के ऐसे आ जाएंगे, और या तो आप एक काम करेंगे कि इधर से ऐसा जाएंगे, पहले इस तरफ जाएंगे, पहले अपने राइट में जाएंगे और फिर ऐसा चल के इधर की तरफ आ जाएंगे। तो जब आपसे ये बोला जाएगा कि कमरे को पूरी लंबाई चौड़ाई नाप के बताइए, इसका पेरीमीटर कितना है, या आपसे कहा जाएगा कि इसका पूरा एक चक्कर लगा के बताइए, तो आप कोई एक डायरेक्शन ही तो चूज करेंगे। या तो आप ऐसे चलना शुरू कर देंगे तब अपनी जगह पर आ जाएंगे, और या तो आप ऐसे चलते चलते अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो या तो आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और या तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो कैलकुलेशन की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। ऐसे ही यहां पर भी हम अपने सर्किट में भी कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन लिया करेंगे। बाई चांस अभी समझने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसमें भी कैलकुलेशन की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ऐसी सिचुएशन पे ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू चाहिए। तो क्या वैल्यू होगी आप बताइए मुझे। इसका रेसिस्टेंस आर है, वैल्यू क्या होगी, इसका जवाब तो ये है कि धारा आई बह रही है, प्रतिरोध आर है, तो ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा वो आई इंटू आर होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये देखना पड़ेगा हमको। अब मुझे बताइए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसका पोटेंशियल कम होगा। फिर से हम वही रूल अप्लाई करते हैं कि जो करंट होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, और करंट तो बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब है बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है। अब अगर बी का ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है तो कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर। अब एक चीज आपको यहां पर हमेशा के लिए ध्यान रख लेना है। क्या हमेशा के लिए याद रख लेना है? याद ये रख लेना है कि जब भी सर्किट में उपस्थित किसी रेसिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी I इंटू आर, लेकिन निशान उसके अलग अलग होंगे। कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, थोड़ा सा देखने की बात यहां पर है। ध्यान से सभी बच्चे इसको समझेंगे कि अगर हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, आप देखें यहां पर ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है, यहां पर कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी, दोनों डायरेक्शंस आपस में सेम है। उस समय पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है आपको। और जब कभी कैलकुलेशन और करंट दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट एक दूसरे के होंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, यह सभी बच्चों को याद रखना है। और जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन हमको मानना ही है। अभी आपने देखा या तो हम
क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करेंगे या तो हम एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन की अपनी एक निश्चित डायरेक्शन होगी, उसके मुताबिक हम चेक करेंगे। अगर प्रतिरोध है और उसमें बहने वाली धारा कैलकुलेशन के अलोंग है, अनुदिश है, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो तो I इंटू आर से करेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेशन करंट के अलोंग है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर कैलकुलेशन करंट के अपोजिट है तो नेगेटिव पोटेंशियल आपको लेना है। अभी हमको जरूरत पड़ेगी, आपको याद रखनी है ये चीज। अब सेल के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ये मैंने मान लिया कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। कैलकुलेशन की डायरेक्शन यहां पर हम इसको मान लेते हैं, और यहां पर हमारे पास ये एक सेल लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, जिसमें ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मैं बी ले रहा हूं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ए और बी ये वाले हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि पोटेंशियल के निशान प्लस और माइनस कैसे हो सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब ऐसी सिचुएशन पे आपको बताना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VA minus VB. VA means potential at point A, VB means potential at point B. तो VA minus VB की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। और इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मैंने मान लिया कि E दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, लेकिन हम इसको और डिटेल में करेंगे, आगे आने वाली अपनी क्लासेस में करेंगे इसको। अब इसकी वैल्यू आपको मुझे बतानी है कि VA माइनस VB का मान कितना होगा। तो बेटा मैं बताऊं, सेल का जो भी विद्युत वाहक बल होता है वही उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के रूप में लिया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वैल्यू तो हम उसके EMF को ही ले लेंगे, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, सोचने वाली बात है। और सभी ध्यान से देखिए और बताइए इसकी वैल्यू प्लस होगी कि माइनस में आएगी। ये जो लंबी लाइन है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ये छोटी लाइन है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है। अब मुझे बताइए ए का पोटेंशियल हाई होगा या लो होगा? तो ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ए का पोटेंशियल हाई होगा, और जो पॉइंट बी है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए बी का पोटेंशियल लो होगा। अब ए का हाई होगा, बी का लो होगा, तो ए के पोटेंशियल में जब बी का पोटेंशियल आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कैसी आएगी? ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि आप उच्च विभव में निम्न विभव माइनस कर रहे हैं, ज्यादा विभव में कम विभव को माइनस कर रहे हैं, और बड़ी वैल्यू में कम वैल्यू को माइनस करते हैं, तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम इसका चौथा पोर्शन देख भी लेते हैं उसको भी, कि ये हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमने मानी। अब इसमें फिर से मैं एक बैटरी मान लेता हूं यहां पर, जिसमें जो लंबी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। आप एक काम कर लीजिए, इसमें इधर वाली लाइन छोटी कर ले और इधर वाली लाइन को आप बड़ी कर लीजिए। अगर ये बड़ी लाइन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया इस बार। अब बताएंगे आप कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी। फिर से बेटा वही बात है, इसका जो EMF है वो मैंने कैपिटल E माना हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो तो
बैटरी जो होगी उसके ईएमएफ के इक्वल होगी। साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमको चेक करना है और देखना है। आप ध्यान से देखें, जो पॉइंट ए है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा? लो। पॉइंट बी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए इसका पोटेंशियल होगा हाई। अब आज ए का पोटेंशियल लो है, बी का पोटेंशियल हाई है। अगर ए का कम है, बी का ज्यादा है, तो कम पोटेंशियल में ज्यादा पोटेंशियल को माइनस करोगे, कम में ज्यादा को माइनस करोगे, वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो यहां पर जो हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहां पर सीखे, इनमें हमने क्या सीखा? इनमें हमने ये सीखा कि अगर आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन में चलने पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिले और नेगेटिव टर्मिनल बाद में मिले, मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान से समझिएगा कि कैलकुलेशन की डायरेक्शन में चलने पर, कैलकुलेशन की डायरेक्शन में चलने पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिले, नेगेटिव टर्मिनल बाद में मिले, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। और कितना होगा? इसके ईएमएफ के बराबर। और अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं लेकिन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, उस समय उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? नेगेटिव। कितना होगा? आंसर है जितना उसका ईएमएफ आएगा। तो ये निशान और उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है, इसे आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं आपको कि अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन, मैं प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन प्रतिरोध में करंट की डायरेक्शन में है, कैलकुलेशन और करंट दोनों एक ही दिशा में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। कितना लेंगे? तो करंट इंटू रेसिस्टेंस लेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, कैलकुलेशन इधर की तरफ है, करंट इधर की तरफ है, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस तो आई आर लेंगे, करंट इंटू रेसिस्टेंस, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर विल बी नेगेटिव, अगर करंट के अपोजिट है तो। सेल की बात करिए, सेल में अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन में चलते वक्त आपको सेल का प्लस पहले मिले, माइनस बाद में मिले, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। और अगर कैलकुलेशन के डायरेक्शन में चल रहे हैं और माइनस पहले मिल जाए, प्लस बाद में मिले, तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। कितना होगा? वो बैटरी का ईएमएफ ले लिया जाएगा। तो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं बेटा। अगर हम रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, रेसिस्टेंस के अक्रॉस, रेसिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट इंटू रेसिस्टेंस से। निशान आप यहां से देख लीजिएगा, करंट के अलोंग है तो प्लस, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन हम सेल के दोनों सिरों के बीच भी करते हैं। सेल के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बेटा। उसके लिए आपको सेल का जो ईएमएफ दिया जाएगा वो ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस की जगह नोट कर लेना है। मींस अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 24 वोल्ट, तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेल का अगर 24 वोल्ट दिया है तो कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट 24 वोल्ट लिख देना है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। लेकिन प्रतिरोध के सिरों के बीच है तो आपको डायरेक्ट वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, आपको करंट और रेसिस्टेंस दिया जाएगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हम दो तरह से देखते हैं। सेल है तो डायरेक्ट ईएमएफ नोट कर देते हैं उसका, क्योंकि ऑलरेडी वो पोटेंशियल बना हुआ है। और अगर रेसिस्टर है तो करंट और रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। निशान हम इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। आई होप कि अब ये निशान आपको समझ आ गया होगा। अब हम फिर से आते हैं अपने रूल पे। हमको इसमें सेकेंड रूल अप्लाई करना है। हाँ,
सेकेंड रूल अप्लाई करने के लिए मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी कभी आप किरचॉफ का सेकेंड रूल लगाने जाते हैं तो उससे पहले आपको उसमें फर्स्ट रूल जरूर लगाना पड़ेगा। हां, ये आप याद रखिए कि अगर आप किसी भी सर्किट में किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करने जा रहे हैं, देन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देन यू विल हैव टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑल्सो। आपको फर्स्ट लॉ भी अप्लाई करना पड़ेगा और बिना फर्स्ट लॉ अप्लाई करे आप सेकेंड लॉ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे फर्स्ट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बेटा ये जो हमारा सर्किट बना हुआ है इसमें मुझे कुछ करंट्स को एज्यूम करना पड़ेगा। अब करंट्स को हम कैसे एज्यूम करेंगे, थोड़ा सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। ये एक बैटरी है और हम हमेशा जानते हैं कि करंट जो होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाती है। देखिए इसमें भी बेटा कुछ विरोधाभास हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई सेल है तो सेल के बाहर जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, ध्यान रखिएगा। और सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि सेल या बैटरी में करंट प्लस टू माइनस फ्लो होती है या माइनस टू प्लस फ्लो होती है, तो दोनों आंसर सही है। बस फर्क इतना है कि सेल के अगर बाहर है तो करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगी, लेकिन अगर सेल के अंदर है तो करंट माइनस से प्लस की ओर फ्लो होती है। ये बहुत याद रखें। मैं फिर से क्लियर कर दूं, किसी भी बैटरी या सेल में करंट प्लस से माइनस और माइनस से प्लस दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होती है। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क इतना है कि अगर आप सेल के बाहर चल रहे हैं तो प्लस से माइनस करंट फ्लो होगी, लेकिन अगर आप सेल के अंदर है तो माइनस से प्लस करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बाहर की बात करिए, प्लस से माइनस करंट फ्लो होती है। तो मैंने मान लिया कि जो सेल E1 है इससे ऐसा करंट प्लस से निकलती है और ये करंट की वैल्यू है I1। I1 करंट यहां से ऐसा आती है। ऐसे ही है कि सेल E2 है, इससे भी करंट फ्लो होती है। मैंने मान लिया इससे जो करंट निकलती है वो I2 है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है ना करंट I2। अब दोनों करंट्स बेटा आकर यहां इस जंक्शन पर मिलेंगी। अब अगर इस जंक्शन पर मिलेंगी तो इस जंक्शन पर आने वाली तो दो करंट हैं, और हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है कि अगर आने वाली करंट्स हैं तो वहां से जाने वाली करंट भी तो होना आवश्यक है। तो यहां से जाने वाली का रास्ता हम ये बना देते हैं, इस डायरेक्शन में करंट चली जाएगी। तो इससे आने वाली करंट I1, इससे आने वाली करंट I2, और जंक्शन पर जब दोनों आएंगी उसके बाद यहां से जाने वाली करंट को हम कितना मान लेते हैं? I3। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि आपने जब सर्किट में जितने भी करंट्स आप मानेंगे यहां से आपको करंट की इक्वेशंस मिलेंगे बेटा, करंट के समीकरण मिलेंगे। अब करंट के जो भी इक्वेशंस मिलेंगे उनको हल भी करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। तो आप जितनी ज्यादा करंट्स की इक्वेशन बनाएंगे आपको उन्हें सॉल्व करने में उतना ही प्रॉब्लम भी होगा। और एक चीज मैं बताऊं कि जितनी ज्यादा करंट्स आप यहां पर मान लेंगे, देखिए मैं एक सीरियल में बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। सर्किट में जितनी ज्यादा करंट्स आप मानेंगे उतनी ज्यादा करंट्स की इक्वेशंस बनेंगी, उतनी ही ज्यादा इक्वेशंस आपको सॉल्व भी करनी पड़ेंगी। तो अगर सर्किट में मैंने तीन करंट्स मान ली I1, I2 और I3, तो श्योर है कि इन तीनों करंट्स से मिलाकर कम से कम करंट की तीन इक्वेशन बन जाएंगी, और उन तीनों इक्वेशंस को आपको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। अब तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया जाए और करंट्स का नंबर जितना कम हो जाए उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए।
करंट्स का नंबर कम होगा, इक्वेशंस कम बनेंगी, इक्वेशंस कम बनेंगी, उन कम इक्वेशंस को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां से आने वाली करंट I1 है, इधर से आने वाली करंट I2 है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस I3 मानता ही नहीं हूं। मैं क्या कर लेता हूं, किरचॉफ का फर्स्ट रूल यहां यूज कर लेता हूं जंक्शन पे, कि इधर से आने वाली करंट I1, यहां से आने वाली करंट I2, तो जाने वाली करंट कितनी? हमने पढ़ा था कि आने जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जंक्शन की ओर कौन कौन सी करंट आ रही हैं? I1 और I2। जंक्शन से दूर कौन सी जा रही? केवल एक ये करंट। इसका मतलब साफ है कि यहां पर अगर I1 आएगी, I2 आएगी, तो यहां पर जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो जाने वाली करंट की वैल्यू I1 प्लस I2 हो जाएगी। इधर से I1 आ जाएगी, इधर से I2, और दोनों मिलकर इस रास्ते पर आगे निकल जाएंगे। और आपने देखा कि हमने यहां पर किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगा लिया, आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और ऐसा कर लेने से आपको एक बेनिफिट भी हो गया। क्या? अब आपके सर्किट में कितनी करंट बची? केवल 2 करंट बची। कौन कौन सी? I1 और I2। आप चेक करिए कहीं I3 तो नहीं है ना। अब 2 करंट बची है, तो इक्वेशंस भी करंट की कितनी बनेंगी? 2। कैलकुलेशन भी इजी। इसलिए हमारा हमेशा यही हम चाहते हैं कि किसी भी सर्किट में जितने कम से कम करंट्स मुझे माननी पड़े, उतना ही मुझे आसान रहेगा। अगर किसी एक करंट को मानकर ही पूरा लूप चलता है, तो एक करंट में ही पूरे लूप को चलाइए आप, वो और ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और बताएं, यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मैं आपको बताता हूं, याद करिए लास्ट टाइम मैंने ब्रांच आपको सिखाई थी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और ब्रांच की स्पेशलिटी भी बताई थी कि किसी भी एक ब्रांच में जितनी देर तक आप रहेंगे उतनी देर तक करंट की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। याद करिए थोड़ा सा, पिछली क्लास में हमने बात किया था। अब अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर बात करता हूं कि इस पॉइंट पर करंट कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो ध्यान से देखिए कि ये ARB करंट की एक ब्रांच है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ARB, दिस इज अ ब्रांच ऑफ करंट। अगर ये एक ब्रांच है तो इस पूरी ब्रांच के हर जगह पर करंट की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू सेम होगी। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर है जो यहां पर है, यहां पर ये है, तो यहां पर भी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। कितनी होगी? तो जितनी यहां पर है, मीन्स I1 प्लस I2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब जरा यहां पर बात करिए, करंट की डायरेक्शन और वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से सभी बच्चे देखकर बताएं। यहां पर भी मुझे बताएं कि कितनी वैल्यू होगी, यहां पर बताएं, यहां पर बताएं कि कितनी वैल्यू होगी करंट्स की। तो पहले इस पॉइंट की बात करिए। तो ये वाला पॉइंट इस वाली ब्रांच में सिचुएटेड है, E1 R1 B वाली ब्रांच में सिचुएटेड है। तो इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन हर जगह सेम होगी, वैल्यू भी सेम होगी। तो इस ब्रांच के एक बिंदु पर करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है और वैल्यू कितनी है? I1। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ होगी, वैल्यू कितनी होगी? I1। यहां पर ये भी तो वही वाली ब्रांच है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, वैल्यू I1। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, इस पॉइंट पर बात करिए तो ये बेटा एक अलग ब्रांच हो गई। देखिए E2 R2 B ये एक अलग ब्रांच है। तो इस ब्रांच के हर जगह पर करंट की वैल्यू और डायरेक्शन सेम होगी। अब यहां पर क्या डायरेक्शन होगी? तो आंसर है यहां पर डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ है, तो यहां पर भी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी और करंट की वैल्यू भी उतनी होगी जितनी यहां पर है। सिमिलरली यहां पर करंट की डायरेक्शन ये होगी, वैल्यू I2। ओके, तो हमने करंट का सारा कुछ बना लिया। यहां से करंट निकलती है सेल से I1, इधर से I2, दोनों आके जंक्शन पर मिलती हैं। I1 प्लस I2 इधर से निकल जाती है और जैसे ही जंक्शन B पर पहुंचती हैं, I1 अपने रास्ते पे, I2 अपने रास्ते पे डिवाइड होके फिर चली जाती हैं। ठीक है?
तो ये हमने करंट को एज्यूम कर लिया और केवल 2 करंट से ही हम पूरा सर्किट चला रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए बेटा सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने देखा कि लूप में जब भी कैलकुलेट करने जाएंगे कैलकुलेशन की अपनी एक डायरेक्शन होगी। हम सबसे पहले एक लूप लेते हैं कोई भी, उसमें किरचॉफ का रूल आपको लगा के दिखाएंगे। कोई भी लूप ले लीजिए, पहले ही लूप ले लीजिए आप, A E1 R1 B RA, लूप A E1 R1 B RA में किरचॉफ का दूसरा नियम मुझे यूज करना है। आप ध्यान से देखिए, इस लूप की मैं बात कर रहा हूं, A E1 R1 B RA, इसमें मुझे कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन मुझे डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो हम निशान नहीं समझ पाएंगे ना, उसका चिन्ह नहीं समझ पाएंगे। और अभी मैंने बताया था कि किसी भी लूप में कैलकुलेशन के बेटा आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लूप का कैलकुलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करिए, या आप लूप का कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं, चाहे आप ऐसा कैलकुलेशन करिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन हो जाएगा, या आप ऐसा कैलकुलेशन करिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन हो जाएगा। सुइटेबल कौन सा होगा? तो बेटा देखिए, मैं आपको बता दूं, दोनों तरीकों से सॉल्व करना, कैलकुलेशन की डायरेक्शन आप चाहे क्लॉकवाइज लीजिए या कैलकुलेशन की डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, दोनों से आपका कैलकुलेशन सेम वैल्यू देगा, कुछ भी अलग नहीं होगा और ना गलत होगा। बच्चे हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए या क्लॉकवाइज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें चाहे कैलकुलेशन क्लॉकवाइज लीजिए, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट ही आएगा। एक भी परसेंट उसमें डाउट मत कीजिए, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत आइए। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि ज्यादा अच्छा कौन सा कैलकुलेशन, किससे आसान रहेगा, आंसर दोनों सेम देंगे, आसान किससे ज्यादा होगा? तो आसान बेटा उससे ज्यादा होगा जो वो वाली डायरेक्शन मानने में ज्यादा आसानी होगी कैलकुलेशन करने में जो करंट की डायरेक्शन है। जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मानता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और मैं कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान लेता हूं, अगर ऐसे, दोनों में फर्क देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन होगा, ये क्लॉकवाइज कैलकुलेशन होगा। दोनों में फर्क इतना है कि अगर मैं ये वाली कैलकुलेशन ले रहा हूं तो मुझे हर जगह करंट अपोजिट डायरेक्शन पे मिलने वाली है। आप देखिए, इस जगह कैलकुलेशन की डायरेक्शन कैसी है, इधर, लेकिन इसी जगह करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। आप देखो, ये अपोजिट है। यहां पर कैलकुलेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऐसा ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसा है, ऐसा नीचे की तरफ। दोनों अपोजिट है। नीचे साइड की बात करिए, नीचे की तरफ कैलकुलेशन की डायरेक्शन इधर की तरफ है और करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, अपोजिट। राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है उसमें कैलकुलेशन की बात करिए तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, करंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, ऑपोजिट। और अब वहीं इस वाले छल्ले की बात करिए, इस डायरेक्शन की बात करिए, ऊपर साइड में कैलकुलेशन की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन भी इधर। लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन भी तो नीचे। नीचे साइड कैलकुलेशन की डायरेक्शन राइट में, तो करंट की डायरेक्शन भी नीचे साइड देखो राइट में है। राइट हैंड साइड में करंट की डायरेक्शन ऐसा, कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन भी ऐसा ऊपर। दोनों में कुछ फर्क समझ में आया? एक में हर बार करंट की डायरेक्शन कैलकुलेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है और एक में हर बार
करंट की डायरेक्शन कैलकुलेशन की डायरेक्शन के अलोंग है। तो हमें आसान रहेगा अगर आपके कैलकुलेशन और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम दिशा में होंगी, अलोंग होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो थोड़ा सा माइनस माइनस लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर एक ही दिशा में है तो ज्यादा आपको आसानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेथड ज्यादा अच्छा है, वो मेथड से आंसर सही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आंसर चाहे आप क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करिए या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करिए, दोनों से आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। हाँ, हमको आसानी उसमें ज्यादा होगी जब हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, तो हमको ज्यादा आसानी होगी। तो हमको एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा आसानी है, तो इसलिए मैं क्लॉकवाइज को इरेज कर देता हूं यहां से। इसमें मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज से करूंगा। दोनों में फर्क बस इतना आता है, जैसे कि बाय चांस कहीं पर आ जाए 2r इज इक्वल टू 20 आ गया एक जगह पर, और एक जगह आ गया -2r इज इक्वल टू -20। आप बताइए दोनों से r की वैल्यू में क्या डिफरेंस है? इससे r की वैल्यू क्या आएगी? इससे भी r की वैल्यू 10 आएगी, इससे r की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। तो रिजल्ट दोनों का सेम होगा, चाहे आप क्लॉकवाइज करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज करिए। फर्क इतना होगा कि एक में माइनस ज्यादा लगेंगे, एक में कम लगेंगे, बस इतना सा डिफरेंस होगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो यहां पर फिलहाल मैं कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कर ले रहा हूं। तो पहला लूप, इसमें कैलकुलेशन की मेरे ये डायरेक्शन है, ये मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। अब स्टार्ट करते हैं लूप रूल को अप्लाई करना। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये लूप है, इस लूप में कितने एलिमेंट हैं? 1 2, और देखिए यहां पर आए, एक ये एलिमेंट मुझे मिला और फिर से उसी जगह पर आ गए। तो मुझे इस लूप में टोटल 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सेल, रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, और फिर से उसी जगह पर आ गए। तो 3 मुझे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे तीनों एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और सम करके 0 के बराबर करना है। तो चलिए एक जगह से स्टार्ट करिए, आप चाहे जहां से स्टार्ट कर लें। आप यहां से स्टार्ट करना पसंद करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रहे चलना किधर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले अब अगर यहां से स्टार्ट किया है तो मुझे किस दिशा में चलना पड़ेगा? देखो मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मुझे नीचे की तरफ पहले आना पड़ेगा। इस वाले हिस्से में क्या कोई एलिमेंट है? मैं शुरू में डिस्कस कर चुका हूं, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, तो छोड़ दो, कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहां पर आ गए, अब हम इधर से ऐसा चलना शुरू किया, तो जब हमने ऐसा चलना शुरू किया मुझे एक एलिमेंट मिला, ये रेसिस्टेंस R। इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? अभी मैंने सब डिस्कशन यहां किया हुआ है। इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट इनटू रेसिस्टेंस से। तो करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2 इंटू रेसिस्टेंस कितना R। इसका निशान प्लस होगा या माइनस होगा, अब ये चेक करना है मुझे। तो ध्यान से देखें, यहां पर कैलकुलेशन की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है? ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन आप देखें इधर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन भी उसी दिशा में। इट मींस इस वाले एलिमेंट में कैलकुलेशन और करंट दोनों एक दूसरे की ओर हैं, एक दूसरे के अलोंग हैं। और जब प्रतिरोध में करंट और कैलकुलेशन एक दूसरे के अनुदिश होते हैं तो निशान कैसा लगाते हैं? प्लस। तो हम यहां पर कैसा साइन लगा देंगे? पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे। अब इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, बी में आ गए। अब और आगे चलिए, तो जब आगे यहां से यहां तक चल के आए तो क्या आपको कोई एलिमेंट इस लाइन में मिला? आंसर है यहां कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहां कोई वोल्टेज को यूज करने वाली डिवाइस नहीं है। तो यहां पर आ गए। अब और आगे चलिए, आगे चले, मैं जब यहां पर आया तो मुझे ये एक एलिमेंट मिला। इस एलिमेंट के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो ये एक प्रतिरोध है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? करंट इनटू रेजिस्टेंस।
तो इसमें कितनी करंट आ रही, I1, रेसिस्टेंस कितना है R1, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I1 इंटू R1। अब निशान की बात करिए, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो चेक करिए कैलकुलेशन और करंट की डायरेक्शंस कैसी हैं। यहां पर ऊपर साइड में देखिए कैलकुलेशन भी इसी तरफ, करंट भी इसी दिशा में। अब कैलकुलेशन भी ऐसा, करंट भी ऐसा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो निशान कैसा होगा, प्लस, तो यहां का भी निशान कैसा होगा, प्लस। क्लियर? और आगे चलिए, तो जब और आगे चले बेटा तो इस एलिमेंट के बाद आपको क्या मिला, सेल मिल गई। और सेल में देखिए कैलकुलेशन ऊपर साइड वाली लाइन पे, ऊपर वाले इस जो पूरा का पूरा लाइन है, यहां पर कैलकुलेशन का डायरेक्शन कैसा, ये देखिए तीर बना हुआ है, ऊपर की पूरी लाइन में कैलकुलेशन लेफ्ट की तरफ है। अब ऐसा आप चले आ रहे हैं कैलकुलेशन की डायरेक्शन, जब कैलकुलेशन की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो सेल का माइनस पहले मिलेगा, प्लस आपको बाद में मिल रहा है। देखो इधर से ऐसा चल के आप आ रहे हैं ना बेटा, ऐसे चल के आ रहे हैं तो पहले कौन मिल गया, माइनस, बाद में कौन मिला, प्लस। तो जब कैलकुलेशन की दिशा में चलते चलते पहले माइनस बाद में प्लस मिले तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेना है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन में चलते चलते पहले माइनस बाद में प्लस मिले तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेना कितना है, आंसर है उसका जितना ईएमएफ है। कितना इस सेल का ईएमएफ है, E1 इसका ईएमएफ है, E1। हमने इसका भी कर लिया, हमने इसका भी कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कर लिया, इसका कर लिया, और आगे चल के आए हम फिर से अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गए। प्रारंभिक बिंदु पर आ गए इसका मतलब हमने लूप कंप्लीट कर लिया, हमारा लूप कंप्लीट हो गया। अब अगर लूप कंप्लीट हो गया तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, अब रूल याद करिए क्या था, विभवांतरों का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। तो हमने सभी एलिमेंट्स के सिरों के बीच का विभवांतर का बीजगणितीय योग लिया, और अब मैं इसको किसके बराबर ले लूंगा, अब मैं इसको ले लूंगा 0 के बराबर। ओके, अच्छा अब इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करवा देंगे तो, लेकिन बेसिक मेथड ये लगाने का रूल है किरचॉफ का, I1 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर प्लस I1 R1, और इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये उधर जाके हो गया E1। इससे और इससे I1 आप कॉमन कर सकते हैं, तो I1 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू E1। ये हमने पहले लूप में रूल लगा के इक्वेशन बना ली। अब हम एक दूसरे लूप में भी आपको लगा के दिखा देते हैं। लूप, ये दूसरा लूप ये नीचे का ले लेते हैं, A E2 R2 B RA, A E2 R2 B RA में, ये देखो A E2 R2 B RA में, इस लूप में। अब इस लूप में अगर मैं लगाऊंगा तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या होगी। बताइए आप कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है लूप को, तो इसका जवाब है चाहे आप क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉकवाइज करिए, या आपकी मर्जी है। अच्छा कौन सी में रहता है, इजी कौन से में रहता है, जिसमें हमारी करंट की डायरेक्शन में हमारा कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो अब उसके लिए कौन सी डायरेक्शन बनाई जाए, सोचिए और बनाइए इसको। वैसे करंट पूरे लूप में ऐसे चल रही है तो मैं डायरेक्शन भी ऐसे ही ले लेता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं इस तरह। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन। अब चाहे जहां से स्टार्ट करिए, एक बिंदु से शुरू करिए। चलिए मैं ऐसे ही स्टार्ट कर देता हूं। अब किधर की तरफ चलेंगे आप, आपको ऐसा चलना है क्लॉकवाइज, तो ए से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आप ऐसा चलेंगे पहले कि नीचे की तरफ ऐसा आएंगे, आंसर है पहले ऐसा जाएंगे, ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा और ऐसा आके फिर ए पर आ जाएंगे। तो जब यहां पर चले, सबसे पहले चलते समय मुझे ये एलिमेंट मिला, इस एलिमेंट के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, करंट इंटू रेसिस्टेंस, बहुत आसान है। करंट कितनी है,
I1 प्लस I2 इंटू रेसिस्टेंस कितना है R। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये I1 प्लस I2 इंटू R तो हम इस वाले लूप में ले चुके हैं, I1 प्लस I2 इंटू R तो हम ऊपर वाले लूप में ले चुके हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपने ऊपर वाले लूप में लिया था ना, अभी इस लूप को कैलकुलेट करते समय तो आप ये पहली बार ले रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम एक बार ले चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं ले सकते। गलत। आपको एक एलिमेंट अलग अलग लूपों में जितनी बार मिल जाए उतनी बार उसे आप कैलकुलेट करके ले सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हम ये लूप सॉल्व करें, उसमें मुझे ये मिल रहा है तो मैं उसमें भी इसको लूंगा, छोड़ नहीं दूंगा इसे। तो I1 प्लस I2 इंटू R, माइनस निशान या प्लस निशान, निशान की बात करिए तो चेक करिए कैलकुलेशन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव साइन लेना है आपको। और आगे चलिए, यहां पर आ गए, यहां से यहां आएंगे, देयर इज नो एनी एलिमेंट हियर। और आगे यहां पर चले, एलिमेंट R2 मिला, इसके सिरों के बीच विभवांतर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, I2 इंटू R2, I2 इंटू R2, माइनस या प्लस, निशान बताइए। तो चेक करिए कि डायरेक्शन कैलकुलेशन की और करंट की कैसी है। नीचे आ गए हैं, अब हम इस लाइन पे चल रहे हैं, तो यहां का कैलकुलेशन और करंट दोनों देखिए सेम डायरेक्शन पे है, तो फिर से हमारा इसका निशान कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इस एलिमेंट के बाद अब सेल पे आ जाइए, तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या है? नीचे साइड ये भी एलिमेंट है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो ऐसी है ना। अब कैलकुलेशन की डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं तो माइनस पहले पड़ गया, प्लस बाद में पड़ गया सेल का। तो जब माइनस पहले पड़ जाए, सेल का प्लस बाद में पड़े कैलकुलेशन की दिशा में चलते समय, तो उसका निशान माइनस लेना है आपको। माइनस लेना, और लेना कितना है? जितना उसका ईएमएफ है। कितना ईएमएफ है? E2। अब हम चलते चलते यहां पर आ गए, ये एलिमेंट भी पार हो गया। यहां से अब हमको और यहां तक आना है, तो यहां से यहां के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहां से यहां तक के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो आपको नहीं कैलकुलेशन में लेना इसको। ए पर आ गए, आप ए से चले थे, ए पर आ गए, इट मींस यू हैव कंप्लीटेड योर लूप, और लूप कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन खत्म। लेकिन सबके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो दूसरे लॉ से कितना है? 0 के बराबर है। हमने 0 के बराबर कर लिया। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I1 इंटू R प्लस I2 R प्लस R2 इज इक्वल टू E2। इसको उधर भेज दिया हमने, ये लूप 2 में हमने लगा करके इक्वेशन बना ली। इस तरह से आप अपने सर्किट्स में लूप रूल को अप्लाई किया करेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और देखने की है, कभी कभी आप देखेंगे बुक्स में इसकी लैंग्वेज बदली हुई आपको मिलती है, बदली हुई सी लैंग्वेज मिलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लैंग्वेज आपको मिलती है? किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप के विभिन्न खंडों में धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग उस खंड में या उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। आप देखें इधर साइड में करंट और रेसिस्टेंस का, करंट और रेसिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन का सम है, और उधर ईएमएफ का सम है। लेफ्ट साइड में देखें करंट और रेसिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशंस का सम है, और लेफ्ट साइड में ईएमएफ का सम है। तो कभी कभी लूप रूल की लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं इसको साफ करके वो लैंग्वेज लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बुक्स में लिखी होती है वो लैंग्वेज, आप बिल्कुल उससे विचलित आपको नहीं होना है। किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप, किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप के विभिन्न
खंडों में धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित, उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों, उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कभी कभी बुक्स में ये लैंग्वेज भी लिखी होती है बेटा, किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप के विभिन्न खंडों में धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन लूप रूल की जो सबसे सिंपल लैंग्वेज है, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, मतलब उसका वही है। हाँ, एक लास्ट में एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए। E1 क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल जो कि पूरे सर्किट को एनर्जी देता है। ध्यान से देखिएगा, यह सेल का ईएमएफ है जो कि पूरे सर्किट को एनर्जी देता है। और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कौन है? रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। और रेसिस्टेंस क्या करते हैं? उस सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा का यूज करते हैं। आप भी किसी सर्किट में देखिए, आपके घरों में कोई सर्किट है तो एनर्जी देता कौन है? आप खुद याद करिए, बैटरी। और उसको यूज कौन करते हैं? ये पंखे, बल्ब, यही तो सब यूज करते हैं। तो किसी भी लूप में, इस लूप में एनर्जी देने वाला कौन? केवल ये E1। और एनर्जी लेने वाले कौन? R1 और ये R। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसमें एनर्जी देने वाला है और दूसरी तरफ एनर्जी लेने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा और छोटा है, दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी देने वाला जितनी ऊर्जा देता है उतना एनर्जी लेने वाले ऊर्जा को क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसमें भी आप चेक करिए, इस लूप में एनर्जी देने वाला कौन? E2। एनर्जी लेने वाला कौन? एक तो कैपिटल R और एक ये स्मॉल r2। एनर्जी देने वाला E2, एनर्जी लेने वाले ये दो। यहां पर भी देखिए, एक तरफ एनर्जी देने वाला है, एक तरफ एनर्जी लेने वाले हैं, और दोनों के बीच में निशान किस चीज का लगा है? बराबर का। इसका मतलब एनर्जी देने वाला जितनी एनर्जी देता है, एनर्जी लेने वाले उतनी ही एनर्जी लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दी गई ऊर्जा और ली गई ऊर्जाएं आपस में कैसी हैं? बराबर। इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी देने वाला एनर्जी देता है उतनी तो यूज करी जाती है, उससे कम या ज्यादा तो नहीं यूज करते ना। तो दी गई ऊर्जा और ली गई ऊर्जा अगर बराबर है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है, ऊर्जा संरक्षित है। तो मैं एक नोट यहां पर बना सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, आपको इसे याद रखना है।
कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और ये पूरा कैलकुलेशन, पूरा तरीका किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई करने का। तो आपको भी जब भी कभी मौका मिले किसी सर्किट में किरचॉफ का दूसरा नियम, इस मेथड से यूज करिए। तो आज हम लोग अपनी क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। आप सभी को ध्यान रखना, ये रूल लैंग्वेजेस खासकर किरचॉफ के सेकेंड रूल में बहुत बदल जाती हैं, इसलिए आप बिल्कुल विचलित ना हो। सबका मतलब लास्ट में जाके वही आ जाता है और अप्लाई करने का तरीका देख लें। तो आज हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।